चलो देखो, आज की क्लास में जो है, सुनो ध्यान दो। आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11 का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं। इसके पहले के क्लास में जो है एंटी डिफेक्शन लॉ जो है हम पढ़ाए थे। बाबू फिर देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ाए थे और आज की क्लास में जो है एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिस टॉपिक को हम लोग कहते हैं रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा जो है कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, और खास तौर पे जो है एक तरफा एक ग्रुप का और एक दल का कहना है कि रिजर्वेशन सही है, दूसरे तरफ का ये कहना है कि रिजर्वेशन जो है जनरल के लिए जो है बहुत ज्यादा क्या होता है, उनके इनइक्वालिटी क्रिएट करता है, या एक कुछ लोग का कहना है कि रिजर्वेशन जो है सही है। वहीं पे कुछ लोग जो इसके अगेंस्ट में है, वो लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इससे जो है हमारे समाज में इनइक्वालिटी बढ़ता है। इससे क्या होता है कि एक जो बड़ा मेहनत करता है, सब कुछ मेहनत करके क्या करता है, वो जाता है लेकिन उसको जॉब नहीं होता है, बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन उसके पास नहीं है। और जिनके पास जो है उतनी काबिलियत नहीं है लेकिन उनको रिजर्वेशन मिल जाता है। तो आज समझते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। हालांकि रिजर्वेशन क्या है, आज थोड़ा थ्योरेटिकल और एक साफ सुथरा पर्सपेक्टिव से आज समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली क्या है रिजर्वेशन, जो है बेसिकली क्या होता है। जल्दी से आ जाओ। तो यहां पे कुल मिलाकर जो है बात यही है कि रिजर्वेशन वगैरह जो है क्या होता है, ध्यान दो। तो ये जो रिजर्वेशन है, इसको लेकर जो है अभी हमारे देश में भी जो है कई सारा डिबेट और कई सारा जो है कंट्रोवर्सी चल रहा है। कंट्रोवर्सी इस बात पर ही है कि रिजर्वेशन जो है होना चाहिए या रिजर्वेशन जो है नहीं होना चाहिए। बंद कर दो, बैठ जाओ बैठ जाओ, नहीं मजाक नहीं करो, बैठ जाओ। अरे इधर जगह, तुम थोड़ा इधर सक जाओ, आराम से बैठ जाएंगे लोग, उधर बैठ जाओ। चलो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि जो रिजर्वेशन जो है ये है क्या। देखो, हमारे देश में जो रिजर्वेशन का बात जो है, ये हमारे देश में रिजर्वेशन का जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन माना जाता है, जिनके कारण आज हम लोग जिन जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, यानी जो सामाजिक रूप के साथ साथ जो है शैक्षणिक रूप से भी जो है पिछड़े हैं, उन्हीं को जो है बेसिकली क्या किया जाता है, ये एक तरीके का उनको सपोर्ट दिया जाता है, जिस सपोर्ट को जो है हम लोग कहते हैं रिजर्वेशन। अब बात आता है कि रिजर्वेशन देनी ही क्यों पड़ी। तो जब हमारा देश 1950 में फाइनली हमारा जब देश का संविधान लागू होता है और 1947 में जब हमारा देश आजाद होता है, तो उस टाइम पे हम लोग ये देखते हैं कि हमारे समाज इनइक्वल है। हमारा समाज जो है समान नहीं था। समाज में कुछ ऐसे भी लोग थे जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे, समाज में कुछ चंद ऐसे भी लोग थे जो बहुत ज्यादा फॉरवर्ड थे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अनइक्वल समाज था, जहां पे अलग अलग कुछ समुदाय के लोग इतने ज्यादा क्या बोलेंगे, हर तरीके से फॉरवर्ड थे, सोशली, कल्चरली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से मोटे ताजे और मजबूत थे। वहीं पे ज्यादातर जो समाज के लोग थे और ज्यादातर जो समाज के जो कम्युनिटी के जो लोग थे, समुदाय के जो लोग थे, वो बहुत ही ज्यादा क्या थे, वीक थे, बहुत ही ज्यादा डिप्रेस थे और डिप्राइव्ड थे। ठीक है, तो यहां पे जो बात कुल मिलाकर आती है, तो यहां पे ही बात आता है कि हम अपने समाज को जो है इक्वल कैसे करें। क्योंकि हमारे समाज में और हमारा जब संविधान लिखा जा रहा था, तो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40। ध्यान से समझना, आर्टिकल 40 में साफ साफ कहता है, हमारे भारत के संविधान का आर्टिकल 14 ये कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ। ये कहता है कि देखो भैया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी ये क्या बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का बात करता है। क्या होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ? इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है, ये कहता है कि कानून के समान सब समान है, यानी ऑल आर इक्वल्स इन द आइज ऑफ लॉ। कानून के नजर में जो है सब कोई समान होगा, वो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कौन सा जाति से आता है, कौन सा धर्म से आता है, कौन सा जेंडर से आता है, कहां पैदा हुआ है, ये हमारा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो भारत का है और भारत का होने के नाते वो भारत के कानून जो है उसको इक्वली क्या करता है, देखता है। वो भारत के कानून के नजर में जो है एक समान है।
और यही कारण है कि उसके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 14 अपने आप में जो है हमारा संविधान में तो लिखा गया, लेकिन ये हमारा समाज में इस तरीके का चीजें नहीं थी। हमारा जो सोसाइटी था, जहां पे देखा जा रहा था कि कुछ ऐसे ग्रुप थे, जो कुछ चंद 10% लोग थे, जो 10% लोग बहुत फॉरवर्ड थे, उनके पास 95% सारा रिसोर्सेस था। वहीं पे जो 90% जो लोग थे बाकी, उनके पास केवल 5% रिसोर्सेस था। वो 90% जो लोग थे वो हर तरीके से पिछड़े हुए थे। वो सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए थे, सोशली भी बैकवर्ड थे। सोशली का मतलब क्या होता है? अब देखो, हम एक यहाँ पे वर्ड लिख रहे हैं, सोशली बहुत ज्यादा बैकवर्ड थे, यानी सोशली भी बहुत ज्यादा पिछड़े थे। सोशली का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। वो लोग कास्ट से आते थे, यानी कोई वहां पे होता था या तो वो क्या आता था, क्षुद्राज से आता था, बिलोंग करता था, या तो बैस से आता था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे समाज में जो है 4 तरीके का वर्णा सिस्टम और कास्ट बनाया गया था, जहां पे सबसे ऊपर जो है ब्राह्मण्स को रखा गया था, उसके नीचे जो है क्षत्रिय को रखा गया था, उसके नीचे जो है वैश्यास को रखा गया था, और उसके नीचे जो है शूद्रस को रखा गया था। तो ये जो वैश्य और शूद्रस थे, ये समाज में इनको कोई भी जो है इज्जत नहीं करते थे। यानी कुल मिलाकर जो है इनका कोई समाज में स्टेटस नहीं था। समाज में ये रहा करते थे, लेकिन समाज में रहने के बावजूद भी जो है जो बाकी जो क्षत्रिय और ब्राह्मण थे, इनको इज्जत नहीं करते थे। इनको कहते थे कि तुम पैदा लिए हो हमारी सेवा करने के लिए, तुम्हारी हमारे सामने क्या हैसियत और क्या औकात कि तुम हमारे सामने खड़े हो सकते हो। इस तरीके की चीजें थी। और कुल मिलाकर देखा जाए तो दे आर सोशली डिप्राइव्ड। उनको वे वहां पे नहीं रह सकते जहां पे ब्राह्मण रहते थे, वो उस जगह से नहीं चल सकते थे और रास्ते से जहां ब्राह्मण का घर होता था। और इतना ही नहीं, बल्कि उनको हर तरीके से डिप्राइव किया जाता था। सोशली डिप्राइव करने का मतलब होता है कि वो अपने पास के गांव में जो कुआं है, जहां से सब पानी भरता है, लेकिन वो भर नहीं सकते। वो ऐसे हैं जहां पे वो क्या कर सकते हैं, अगर मान लो उस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म से, लेकिन हिंदू धर्म के सबसे निचले जाति से बिलोंग करने के नाते अगर वो अपने भगवान का पूजा पाठ करते हैं, या अगर वो नाम चांद भी करते हैं, मतलब अगर वो ऐसा कहा जाता है कि अगर वो कुछ मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उनका जमान काट लिया जाएगा। अगर वो क्या करते हैं कि अगर इन चीजों को क्या करते देखते हैं या ऐसे करते हैं, तो कई तरीके का सोशल पनिशमेंट उनको दी जाती थी बाय द अपर क्लास, बाय द डोमिनेटेड क्लास। और इस इशारे से जो है वे अपने आप को समाज में मजबूत रखते थे, जो अपर क्लास के। और यही सिचुएशन जो है ये आज से नहीं चल रहा है, ये हमारा सिचुएशन चलना स्टार्ट हुआ 1000 बीसी से। 1000 बीसी कहने का मतलब होता है 1000 बीसी से, यानी जब लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ, 1000 बीसी से लेकर जो है हमारा 1947 और 1950 तक जब संविधान बना, तब तक वैसा ही था और आगे भी ऐसा ही चल रहा था। तो जो कहा गया कि भैया समाज समाने नहीं है, तो आप समान ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हो? सबसे पहले तो समाज को समान करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, तब तो जाकर कानून आपको इक्वली ट्रीट करेगा। कानून के नजर में आप सबको इक्वल ट्रीट करो, लेकिन सोसाइटी में तो रह रहे हैं, बट वहां पे तुमको डिप्राइव किया जा रहा है। कहां कहां पे कानून पहुंचेगा, कहां कहां पे पुलिस पहुंचेगा, और कहां पुलिस अब वहां पे सबको पानी भरवाएगा, पुलिस वहां पे सबको बोलने देगा, ये सारा कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कहा जा रहा है कि सबसे पहले हम क्या करें, तो बोला गया कि भाई इनका सिचुएशन इतना है कि सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, सोशली बैकवर्ड है, यानी कास्ट सिस्टम एक सबसे बड़ा यहाँ पे जो है फैक्टर होता है। दूसरा यहाँ पे बोला गया कि भैया सोशली तो पिछड़े हैं ही, और एडुकेशनली भी पिछड़े। एडुकेशनली का मतलब होता है शिक्षा के मैटर्स में भी पिछड़े हो गए। ये आज तक कभी शिक्षा ही नहीं लिए। तो बोला क्यों नहीं लिए, तो बोले कि ये समाज के जो ऊंचे जाति के लोग हैं, इन्होंने कभी शिक्षा लेने लायक इनको नहीं बनाया, क्योंकि उनका कहना था कि ये लोग पढ़ लिख कर क्या करेंगे, दे आर बॉर्न टू सर्व अस, पैदा ही लिए मेरा सेवा करने के लिए। उनके लिए शिक्षा नहीं बनी, उनके लिए तमाम चीजें जो है नहीं बना हुआ है। और उस टाइम हम लोग देखते हैं कि बी आर अम्बेडकर जो दलित से बिलोंग करते हैं, और कैसे उनको यहाँ पे जब पढ़ने जाते हैं तो उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है, स्कूल जाते हैं तो उनके सारे ब्राह्मण बच्चे बैग उठा लेते हैं, और उनका परछाई भी अगर पड़ जाता था तो वे अपने आप को अपवित्र मान लेते थे। इतना ज्यादा कास्टिज्म, इतना ज्यादा तमाम चीज था। ये कास्टिज्म के चक्कर में लोग एडुकेशन भी नहीं लिए, और जब एडुकेशन नहीं लिए तो इनका विकास भी नहीं हुआ। और ये शुरू से ही एडुकेशन ले रहे थे, शिक्षित थे और बहुत ज्यादा फॉरवर्ड भी हो गए। लेकिन जो शिक्षा नहीं लिया और अरसों से कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, स्कूल का अगर जाना भी चाहा तो समाज के लोगों ने रोक दिया कि नहीं, एक समाज का एक कास्ट सिस्टम, एक बैरियर था उस टाइम पे कि नहीं, तुम शिक्षा नहीं ले सकते, तुम्हारे लिए जो है शिक्षा नहीं बना हुआ, तुम क्या करोगे पढ़ लिख कर। बाद में जो है एडुकेशनली भी बैकवर्ड हो गए, सोशली भी बैकवर्ड। और दूसरा बात है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, उनका क्या ही समाज में इकोनॉमिक बैकग्राउंड रहेगा।
आर्थिक रूप से भी वो क्या रहेंगे, पुअर ही रहेंगे, और आर्थिक रूप से ही जो है वो वीक ही रहेंगे। तो सामाजिक रूप से भी पिछड़े थे, शैक्षणिक रूप से भी पिछड़े थे, और जो व्यक्ति ये दोनों तरीके से समाज में जिनको कोई इज्जत नहीं है, और दूसरा जो है पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो समाज में वो सबसे ज्यादा नीचे और दबके ही तो रहेंगे, और जिसका नो इकोनॉमिकली भी वीक कहलाएंगे, पुअर कहलाएंगे, गरीब कहलाएंगे, सबसे निम्न और सबसे वल्नरेबल सेक्शन कहलाएंगे। और ये कारण है कि उनकी स्थिति ऐसी हुई, वो ना किसी तरीके से ठीक नहीं थे जो व्यक्ति। अब तो इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया आर्टिकल 14 में बनाया गया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबको कानून के सामने समान समानता दिया जाए, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ एवरी वन विदाउट एनी कास्ट, विदाउट एनी रिलीजन, विदाउट एनी जेंडर। बट दिक्कत यहां पे ये आ रहा है कि आप कैसे इक्वालिटी दोगे, समाज ही तो देखो ना, एक समाज के जो लोग हैं, समाज में अगर दो तरफ के लोग मान लेते हैं तो एक समाज के लोग यहां तक डेवलपमेंट हो, एक का जॉब यहीं पे है। ये समाज ही इक्वल नहीं है तो आप इस समाज को इक्वल ट्रीट कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनको क्या करना पड़ेगा, इन तक ले आना पड़ेगा, बराबरी का बनाना पड़ेगा, और तब जाकर आप समाज को क्या करो, इक्वल करो। ये बराबर ही नहीं, तो सबसे पहले तो बराबर बनाना हमारा काम है। तो बोला गया बराबर कैसे करेंगे, ये तो कभी शिक्षा लिए नहीं, कभी सामाजिक रूप से भी शिक्षित नहीं थे, तो इनको कैसे ये सारा चीज किया जाएगा? तो कहा गया कि देखो भैया, ये लोग तो यहां पे है ना, इनको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपलिफ्ट करना पड़ेगा, इनको भी यहीं तक ले आना पड़ेगा जहां आज ये लोग हैं, जो फॉरवर्ड समाज के लोग हैं, उन्हीं पिछड़े लोगों को भी जो है इनके समान लाना पड़ेगा। और समान लाने के लिए जो है एक नया पद्धति का इस्तेमाल किया गया, दैट इज कॉल्ड रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन जो आइडिया है वो इसलिए नहीं लाई गई थी कि मतलब एक कम्युनिटी को बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट देने के लिए, नहीं, उस कम्युनिटी के हालात को देखकर और समाज को इक्वल करने के लिए, समाज में सबका विकास हो, सब आगे बढ़े, सबका इक्वल ट्रीटमेंट हो, यही कारण है कि उनको रिजर्वेशन देने की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि वो आज तक कभी शिक्षित नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो सोशली समाज में उनका कोई इज्जत ही नहीं था, उनको अधिकार ही नहीं था। आज अब लाख अधिकार दे दो, लेकिन जब वो जाएंगे, अब पहला बार वो पढ़ने जाएंगे, तो जब वो पहला बार पढ़ने जाएंगे तो वो कितना आगे निकल जाएंगे सोचो। ये अगर अब आज से भी शुरू करते, 1950 से स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, तो इनको 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी भी मिलकर इनका लेवल कभी भी जो है, ये लोग कभी भी इनको जो है बीट नहीं कर पाएगा और इनके समान नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे ये तो तेजी से आगे बढ़े, लेकिन हम भी इनको क्या करें, सपोर्ट करें। स्टेट शुड सपोर्ट देम। तो हाउ स्टेट शुड सपोर्ट देम? स्टेट शुड सपोर्ट देम थ्रू रिजर्वेशन। सो रिजर्वेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट which apply to uplift the position of the vulnerable section, positions of the deprived sections of people, है ना। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था रिजर्वेशन का, उनको इतना कैपेबल बना दे कि वो समाज में रह सके, समाज में अधिकारों को एक्सरसाइज कर सके, जान सके, पढ़ सके, व्यापार कर सके, कुछ कर सके, कैपेबल बन सके। इसके लिए ही जो है रिजर्वेशन जो है लाया गया। अब बात है, ये तो यहां पे समझा है कि रिजर्वेशन जो है यहां पे लाने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि भैया कुछ समाज के ऐसे कम्युनिटी थे जो हमेशा से डिप्राइव थे, उनको पढ़ने का भी सौभाग्य नहीं मिला था। दूसरा बात, आर्टिकल 14 में कहा गया इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ, सभी के ऊपर समान रूप से कानून जो है लागू की जाएगी। अब बात है आर्टिकल 14 तो ये बात कहा, बट इक्वालिटी कैसे होगा, इक्वल समाज ही नहीं है, तो सबसे पहले समाज को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि समाज के लोग इक्वल नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा पिछड़े हैं और कुछ बहुत ज्यादा फॉरवर्ड है। तो सबसे पहले तो उनको दोनों को एक समान लाना पड़ेगा, तब तो जाके समाज इक्वल होगा, समाज इक्वल होगा तब तो जाके लॉ इक्वली इंप्लीमेंट होगा, है ना। तो इसके लिए क्या किया गया, बट एक आर्टिकल सभी को, देखो इक्वालिटी यहां पे कह रहा है, यानी आप कास्ट के आधार पे किसी को क्या कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, इसी का बेस दिया गया आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 आर्टिकल 40 को क्या करता है, लीगलाइज करता है। लीगलाइज का मतलब होता है आर्टिकल 14 इज नॉट पॉसिबल विदाउट आर्टिकल 15। अरे इक्वालिटी आएगा ही नहीं, इक्वल लॉ कभी लागू ही नहीं होगा समाज में, इक्वल ट्रीटमेंट होगा ही नहीं, किसी व्यक्ति को मतलब कानून इक्वल ट्रीटमेंट कर ही नहीं पाएगा बिना आर्टिकल 15 का। आर्टिकल 15 सपोर्ट देता है, क्या सपोर्ट देता है, कहता है प्रोहिबिशन of discriminations on the grounds of religion, place, caste,
क्या बोला? आर्टिकल 15 कहता है कि देखो, डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, लैंग्वेज, ईटीसी। आर्टिकल 15 कहता है कि इस देश में किसी भी व्यक्ति को कानूनी रूप से धर्म के आधार पे, अगर वो किसी धर्म से आता है तो आप उसको क्या कर सकते हो? इनइक्वालिटी, और आप उसको मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। यानी धर्म के नाम पे और मजहब के नाम पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। रिलीजियन ग्राउंड्स के आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते कि वो मुस्लिम है तो हम उसको ये भेदभाव करेंगे, उस आधार पे हम उसको क्या करेंगे? नीचे दिखाएंगे या नहीं लेंगे या जॉब नहीं देंगे। बोला ऐसा नहीं होगा, ट्रीटमेंट सबको एक जैसा होगा, बिना धर्म देखे, और दूसरा बिना जेंडर देखे, यानी मेल फीमेल ऑल आर ट्रीटेड इक्वली बाय द लॉ। सभी को एक समान अवसर मिलेगा, सभी के ऊपर एक जैसा कानून इंप्लीमेंट होगा। ऐसा नहीं कि उनके लिए वो कुछ और, उनके लिए कुछ और, नहीं, सबके लिए एक कानून है, सभी पे लागू होगा इक्वली। दूसरा क्या होगा? प्लेस, जन्म के आधार पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एक तो जेंडर के आधार पे, तो बस जेंडर के आधार पे तो डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्लेस के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति भारत के किसी भी जगह पे पैदा हुआ और कहीं पे भी घूम रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, कहीं पे भी रह रहा है, आप कौन होते हो उसको कहने वाले कि आप तुम क्यों रहोगे? तुम बिहार से आए हो तो यहाँ पे काहे रहोगे? भारत सिंगल सिटीजन को फॉलो करता है। कहीं पे भी पैदा लो तो भारत के नागरिक ही कहलाते हो, किसी स्टेट का नागरिक नहीं होते हो। तो आप कहीं पे भी भारत में घूम सकते हो, कहीं पे भी जमीन खरीद सकते हो, कहीं पे भी रह सकते हो, कहीं से कहीं पे भी अपना जीवन को सर्वाइव कर सकते हो। ये हमारा कानून कहता है, भारत का संविधान कहता है। तीसरा बोलता है कास्ट, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, यानी यू कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल ग्राउंड्स, यानी किसी का क्या जाति है, क्या ये है, उस आधार पे आप सोशल पोजीशन के आधार पे किसी को कैटेगराइज नहीं कर सकते। कानून के माध्यम से सभी को, यानी यहाँ पे इस तमाम ये चीजों के आधार पे कहा गया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा मतलब खाली व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो कोई भी जाति से, कोई मतलब देखा ही नहीं जाएगा ग्राउंड्स, और ना किसी चीज में उनके साथ इंटरफेयर होगा इन चीजों के आधार पर। अब आर्टिकल 15 में कहा गया कि भैया रिलीजियन, सेक्स, प्लेस ऑफ कास्ट में तो हम देखे, लेकिन होता तो है डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के आधार पे होता है, कास्ट के आधार पे होता है। तो इसको ये करने के लिए जो है कई सारा जो है कानून बनाया गया, लेकिन आर्टिकल 15 ने तो डायरेक्ट मना कर दिया कि किसी भी आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं की जाएगी, ना धर्म, ना मजहब, न जाति और ना जन्म स्थान के आधार। आर्टिकल 16 क्या कहता है रिजर्वेशन के बारे में? आर्टिकल 16 तो पूरा तरीके से ये बात कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। यानी आर्टिकल 16 हमारा भारत का संविधान डायरेक्ट कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है पब्लिक जॉब, यानी सरकारी नौकरी में सभी को एक समान अवसर दिया जाएगा। मतलब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी पीपल्स कम्स फ्रॉम एनी ग्राउंड्स, कम्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजियन, डिफरेंट कास्ट। जाति नहीं देखी जाएगी, मजहब नहीं देखी जाएगी, सभी को एक समान बस अवसर दिया जाएगा बिना कुछ देखे। अगर कोई जॉब आया, सरकारी जॉब आया, तो सभी के लिए हो और सभी समान रूप में उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। इस आधार पर उसको ना रोका जाए कि तुम तो इस जाति की हो, तुम नहीं भरोगे, तुम तो ये भाषा बोलते हो, तुम नहीं बोलो, तुम तो यहां से आए हो, तुम नहीं करो, अरे तुम तो ये जेंडर का हो। इस सब पे आधार पर पहले ही बोल दिया आर्टिकल 15, इस देश में नहीं चलेगा। हमारा संविधान डायरेक्ट इस बात का विरोध करता है कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ रिलीजियन, कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज, etc. नहीं होगा। 16 में डायरेक्ट बोल ही देता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सभी व्यक्ति को समान रूप से अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा किसी भी सरकारी नौकरी करने में। जब यहां पे बोला कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, नहीं समान अवसर दिया जाएगा। अरे भैया समान अवसर दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट में, बट एम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्या मांग रहे हो उससे? एम्प्लॉयमेंट के लिए तो कुछ तो एलिजिबिलिटी मांगता है सरकार।
बट जब यहां पे क्या होगा, जब जॉब आता है तो वहां पे देखो दिक्कत यहां पे बोला गया सरकार के पास कि मान लीजिए अगर आप इक्वली आर्टिकल 60 में कह रहे हैं कि सभी को जॉब करने का अधिकार है, ये तो यही ना कह रहा है सभी को जॉब करने का अधिकार है, लेकिन सभी कहां से जॉब करेगा, सब तो इतने कैपेबल ही नहीं है कि जॉब करे, क्योंकि आप उससे क्या मांग रहे हो, 10th पास, आप उससे क्या मांग रहे हो, 12th पास, और जो समाज के लोगों को शिक्षा ही नहीं मिला है आज तक, वो कभी भी बाप जन्म में कभी वो जॉब कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, उसको आज तक स्कूल का मुंह नहीं दिखा है, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो स्कूल ही नहीं पढ़ा है, वो उसके पास नॉलेज ही नहीं है, उस खाने का ठीक नहीं है, समाज में रहने का ठीक नहीं है, और उसको आप सोच रहे हो कि एजुकेशनली मतलब वो क्वालिफाइड इससे होगा, और इतना वीक है। चलो मान लेते 1950 के बाद आप कह देते आर्टिकल 15 किसी के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी सब कर सकता है, पढ़ सकता है, चलो मान लेते आप उनको पढ़ने लिखने का अधिकार लीगली दे दिए कि स्कूल में जाएंगे तो हेडमास्टर जो भी है उसको लिखना पड़ेगा नाम, चलो लिखता भी है, लिखना पड़ता है, चलो मान लेते पढ़ लिया, लेकिन वो इतना ज्यादा दिमाग वाला नहीं है ना, इतना तो तेज नहीं है ना फॉरवर्ड की तरह, जो हमेशा से वो फॉरवर्ड जो 2500 वर्ष से पढ़ते आ रहे हैं, वो 2500 वर्ष से उनका जनरेशन पढ़ते जा रहा है, और हम पहला जनरेशन है जो पढ़े हैं, मेरे और उसमें अंतर नहीं होगा, जमीन आसमान का अंतर होगा। और अगर आप 100 पोस्ट निकालते हो और बोलते हो इक्वली सबको कंपटीशन लगाते हो कि जो उसको निकालेगा उसका हो जाएगा, यानी सबको पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, लेकिन आप मार्क्स के आधार पर क्या करोगे, जिसका ज्यादा मार्क्स आएगा उस आधार पर आप लोगे, तो ये वाला सारे बोल रहे हैं कि भाई तब भी तो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, अरे 100 में 100 फॉरवर्ड वाले ले जाएंगे, 100 में 100 फॉरवर्ड वाले ले जाएंगे, और जब 100 में 100 फॉरवर्ड वाले ले जाएंगे ना, तो हम यहीं पे रहेंगे, जमीन पे ही रहेंगे, हमारी कोई स्थिति में सुधार नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति का सोशल, एक व्यक्ति का स्टेटस में तब्दीली तब आती है जब एक व्यक्ति क्या होता है, इकोनॉमिकली पावरफुल हो जाता है, जब वो व्यक्ति कोई अर्न करने लगता है। देखो कास्ट सिस्टम को खत्म करने का एक ही तरीका है, हमारे देश में इसे कानूनी तरीके से कास्ट सिस्टम खत्म है, लेकिन औपचारिक तरीके से और सोसाइटी के अगर देखा जाए तो अभी भी कास्ट सिस्टम है, तो कास्ट सिस्टम ये खत्म होने का एक ही कगार है, और कास्ट सिस्टम से हमें दिक्कत नहीं है, कास्ट के आधार पर जो हायरार्की बनाया जाता है, कास्ट के आधार पर जो कहा जाता है कि तुम ही नहीं कर सकते, तुम ही कर सकते हो, ये गलत है, कास्ट गलत नहीं, कास्ट हम कोई भी जाति में पैदा ले, क्या दिक्कत है, लेकिन उस जाति के आधार पर हमको डिप्राइव किया जाएगा, ये गलत है। तो यहां पे यही बात कहा गया कि भैया अगर हम इस जाति से आते हैं तो हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए हमको जॉब करने का, लेकिन हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर आप दे भी देते हो तो हम तो इतना क्वालिफाइड नहीं है ना, कैपेबल नहीं है ना कि निकाल ले, और अगर सब वही लोग निकाल लेंगे तो फिर उसके बाद तो समाज में तो वही आगे बढ़ते जाएंगे, तो यही होगा रिच पुअर, रिच पुअर, रिच पुअर। तो सरकार सोचा कि भैया समाज को, ये समाज जो इतना अनइक्वल है ये इक्वल कैसे बनाए, क्योंकि हमारा काम है इक्वल बनाना, आर्टिकल 40, बोले एक काम करते हैं, ये इक्वल तो तभी बनेगा ना, ये लोग आगे बढ़े, इनको ना रोकेंगे, लेकिन इनको हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे ताकि ये आगे बढ़े, ये तो अपने से आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि शुरू से ही बहुत तेज तर्करार और फॉरवर्ड है, लेकिन ये तो अभी अभी पढ़ना सीखे, इनको तो अभी हाथ धराकर पढ़ाना पड़ेगा, जब तक ये प्रॉपर सीख ना जाए और इनके लेवल तक ना आ जाए, तो बोला गया इनके लिए हम रिजर्वेशन, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है पब्लिक इंप्लॉयमेंट में। तो अगर अब आज क्या होता है, अगर 100 सीट आता है किसी जॉब में, मान लो 100 सीट आता है, तो 100 सीट में जो है 50 सीट रिजर्व रहता है जनरल के लिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, यानी जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, मतलब 100 सीट में 50 सीट उनके लिए रिजर्व होता है कि भैया आपके लिए इसमें कोई किल्लत नहीं है, आप 50%, आप आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो 50 सीट है इसमें जितने भी जो सोशली, एजुकेशनली, हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड है, जो आज तक कभी नहीं पढ़े, उनके लिए 50% सीट रिजर्व होगा, और उसमें भी कैटेगराइज हो जाएगा। कैटेगराइज क्या हो जाएगा, कुछ ओबीसी के लिए रिजर्व रहेगा, कुछ एससी के लिए रिजर्व रहेगा, कोई एसटी के लिए रिजर्व रहेगा, और कुछ सीट जो है ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व रहेगा। ये चार्ट। तो अब 50 सीट में ओबीसी में कुछ आ गया 10, ओबीसी में जो है यहां पे कुछ आ गया 25, फिर इसमें कुछ आ गया 15, फिर इसमें कुछ आ गया 10,
है ना, फिर इसमें कुछ आ गया 5, ऐसे ऐसे करके 50 हो गया। तो अब क्या बोला गया भाई, ओबीसी वाला भी 25 लोग जॉब लेगा, एससी वाला भी जॉब लेगा, तो धीरे धीरे इनका भी जो स्टेटस है धीरे धीरे समाज में बढ़ेगा। तो जैसे जैसे बढ़ेगा धीरे धीरे तो समाज धीरे धीरे इक्वल होगा, क्योंकि जैसे ये अर्न करेंगे पैसा, मनी गिव्स द पोजीशन इन द सोसाइटी, मनी डिटरमाइंस द स्टेटस इन सोसाइटी। जब आप पैसे वाले हो जाते हो और जब आप पैसा कमाने लगते हो तो समाज में जो है ना जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन बंद हो जाता है। अगर आप बहुत नीचे जाति से हो, क्षुद्र जाति से हो, लेकिन अगर आप गांव में जाकर क्या करते हो, जॉब करते हो और जाकर गांव में जो है जमीन खरीदते हो और वहां पे गाड़ी खरीदते हो घर में, बगल वाला जो ब्राह्मण है वो भी कल से आपसे इज्जत से बात करेगा। तो इकोनॉमी वो चीज होता है जो लोगों को क्या करता है, भले आप नीचे जाति से होते हो लेकिन सामने वाला जो है मुंह संभाल कर बात करता है। क्यों? क्योंकि आपकी हैसियत देखता है समाज में। तो उसके लिए इस तरीके से समाज में क्या होता है, इक्वालिटी आती है। तो अब देखो, अब यहां पे क्या होता है, अब हम तुमको समझा रहे हैं कि रिजर्वेशन किस आधार पर दी गई है। अब देखो यहां तक तो हम बताएं कि आर्टिकल 16 कहता है कि सभी को एक समान अवसर दिया जाएगा, समान अवसर दिया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी आप अगर दे भी दोगे जो कि बहुत लंबे समय से पिछड़े हैं, तो फिर भी वो इक्वल अपॉर्चुनिटी, वो एग्जाम में पार्टिसिपेट तो करेंगे लेकिन एग्जाम कभी क्वालिफाइड नहीं करेंगे। और जिस तरीके का आप कैटेगरी बनाओगे, जिस तरीके का मेरिट पे लोगे, वो सारा मेरिट ये लोग निकालेंगे कि शुरू से ही पढ़। तो बोला गया वो क्यों नहीं पढ़ता, अरे उनको यही लोग नहीं ना पढ़ने दिया, तो उनको तो रिजर्वेशन देना पड़ेगा ना। तो जाकर बीआर अम्बेडकर इतनी लड़ाई करने के बाद जो है ये अधिकार मिला। उनको तो मंदिर में ढुकने का अधिकार नहीं दिया गया था, उनको तो मंदिर में ढुकने का अधिकार नहीं था। उनका कहा जाता तुम लोग अनटचेबल्स हो, अछूत हो, तुम लोग मंदिर में ढुक जाओगे तो फिर मंदिर आप नापाक हो जाएगा। तो क्या क्या चीज से सरकार उनको निकाले, क्या क्या चीज से ना उनको डिप्राइव किया गया, तब जाकर तो उनको रिजर्वेशन देने की जरूरत पड़ी। अगर वो भी डिप्राइव नहीं किया होता तो वो भी पढ़ते तुम्हारे तरह, तो जरूरत नहीं था, समाज इक्वल रहता। लेकिन ड्यू टू द कास्ट सिस्टम, हायरार्की सिस्टम, ये लोग वीक है, तो वीक है तो इनको सपोर्ट देना पड़ेगा। और तब तक सपोर्ट देना पड़ेगा जब तक कि तुम्हारे लायक ना हो जाए, और जिस दिन तुम्हारे लायक हो जाएंगे उस दिन रिजर्वेशन खत्म। क्योंकि रिजर्वेशन बी आर अम्बेडकर कहना था कि ये किसी का बकौती नहीं है, रिजर्वेशन अभी दिया जा रहा है, इनके हालात, इनके सिचुएशन को देखते हुए दिया जा रहा है। लेकिन जैसे इनकी सिचुएशन में सुधार आ जाएगी और समाज में अब देखा जाएगा कि इक्वालिटी आ गई है, ये लोग भी बहुत फॉरवर्ड हो गए हैं, उनके समान समाज में इक्वालिटी आ गई इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, नॉलेज के आधार पर दोनों कैपेबल हो गए हैं, अब जान गए हैं, अवेयर हो गए हैं, ये हो गए हैं, तो उनके बाद से रिजर्वेशन खत्म। रिजर्वेशन लाइफ टाइम के लिए नहीं है, ये तब तक के लिए है जब तक कि इंसान उस मुकाम पे नहीं पहुंचता है जिससे कि वो कैपेबल कहलाए, कैपेबल हो जाए। तो जिस दिन कैपेबल हो जाएगा, खुद ही पढ़ सकता है, खुद ही माइंडसेट उसका बेहतर हो जाएगा, तो हटा दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ऐसा काम किया भी, सुप्रीम कोर्ट टाइम टाइम पे ऐसा किया। अभी कहा भी एक सुप्रीम कोर्ट का जनरेशन, वो कहा कि फर्स्ट जनरेशन को मिलेगा, फर्स्ट जनरेशन को मिलेगा केवल रिजर्वेशन, बट आने वाले जो सेकेंड जनरेशन उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अच्छी बात की गई, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन को, अरे भैया तुम्हारा बाप को रिजर्वेशन मिला, और अगर उनको अगर रिजर्वेशन मिला और उससे उनको जॉब मिला, उससे उनको क्या हुआ कि एक इकोनॉमिकली वो अच्छे बने, स्ट्रांग बने, तो वो अब तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पैसा खर्चा कर सकते हैं। पहले तो वो खुद को पढ़ने के लिए नहीं था, तो उनको मिला रिजर्वेशन, सरकार सपोर्ट दिया, बट फिर रिजर्वेशन उनको भी मिलेगा, ये तो गलत बात है। अब तो तुम कैपेबल हो, तो जो कैपेबल लोग हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन बनाने का आइडिया सबके लिए नहीं था, रिजर्वेशन उन समाज के मतलब कम्युनिटी के लोगों के लिए था जो कम्युनिटी के लोग सचमुच बहुत पिछड़े हैं, इतने पिछड़े हैं कि मतलब अंदाजा नहीं लगा सकता है कि उनका लाइफ स्टैंडर्ड क्या है, इसलिए उनको देना जरूरत पड़ा। अब बात हम यहां पे कह रहे हैं कि ओबीसी जो है, अब देखो यहां पे किस आधार पे किया गया है, ओबीसी यानी 4 कैटेगरी को आज हमारे देश में रिजर्वेशन मिलता है। क्या बोले, ये 4 तरीके के कम्युनिटी को रिजर्वेशन जो है मिलता है। इवन लिखा जाए तो एक और हम यहां पे जोड़ दे रहे हैं, विमेन को भी मिलता है। अब पहले समझते हैं रिजर्वेशन किनको मिलता है। तो रिजर्वेशन का आइडिया जो है ओबीसी को मिलता है। ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास को मतलब पिछड़े वर्ग,
हिंदी में कहते हैं पिछड़ा वर्ग, यानी जो वैश्या है ना, जो वैश्या है। अब जो ओबीसी वाले हैं ये क्यों पिछड़े, किस तरीके से पिछड़े, किस आधार पर इनको दिया गया ओबीसी वाले को? ओबीसी वाले को दिया गया सोशल और एडुकेशन आधार पे इनको दिया गया कि ये सामाजिक रूप से भी इनकी स्थिति ठीक नहीं थी और शैक्षणिक रूप से भी इनकी स्थिति ठीक नहीं थी। इसीलिए जो है ये सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए थे, समाज में कोई इज्जत नहीं था, कोई पोजीशन नहीं था, है ना, और शैक्षणिक रूप से तो इनकी स्थिति बहुत ज्यादा बदतर थी। तो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे ये चिन्हित किया गया समाज में और पूरे देश में सर्वे करके कि वो कौन कौन सी ऐसी जातियां और कौन कौन सी ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं जो सामाजिक रूप से भी पिछड़े हैं, यानी समाज में भी उनका कोई स्टेटस नहीं है, ना घर है, ना कुछ है, ना रहने दिया जाता है, ना कुछ किया जाता है, ना उनको पानी पीने का अधिकार दिया जाता है। भगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा मेरे को। और दूसरा चीज क्या? एडुकेशनली। एडुकेशनली का मतलब होता है इलिटरेट है, एडुकेशनली इनकैपेबल है, शिक्षा लेने का भी अधिकार नहीं, और शिक्षा से कई लंबी पीढ़ी से उनको वंचित रखा गया है। तो वैसी कम्युनिटी को चिन्हित करके, रिकॉग्नाइज करके उसको अदर बैकवर्ड क्लास में जोड़ा गया और तब जाकर उनको यहां पे रिजर्वेशन दिया गया। बट तो क्वेश्चन आता है, अदर बैकवर्ड क्लास को किस आधार पे रिजर्वेशन मिला है? तो जाति के आधार पे रिजर्वेशन नहीं मिला है, दो फैक्टर के आधार पे उन कम्युनिटी को चिन्हित करने की कोशिश की गई जो कम्युनिटी सचमुच सामाजिक रूप से और एजुकेशनली बैकवर्ड मतलब पिछड़े हैं, डिप्राइव्ड है। तो उन कम्युनिटी में जो कम्युनिटी का नाम आया उन लोगों को क्या दिया गया? ओबीसी के अंतर्गत रिजर्वेशन दिया गया। अब ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया वो टोटल हमारा भारत सरकार दिया 27%, क्योंकि ओबीसी की संख्या हमारे देश में ज्यादा है। ओबीसी टोटल ओबीसी हमारे देश में पता कितना है? 52%। और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर आप एक ही कम्युनिटी को अगर 52% अगर आप रिजर्वेशन दे दोगे तो फिर जनरल वाले सफर करने लगेंगे, क्योंकि इक्वल होना चाहिए ना। अगर 52% मतलब क्या? 50 से ज्यादा परसेंट आप किसको रिजर्वेशन दे दे रहे हो? मतलब देश में अगर 100 लोग हैं, अगर 52 लोग बिलोंग करते हैं पिछड़े जाति से और 52 को अगर तुम दे देते हो 52% का, तो ये 48% के पास, बाकी के लोगों के पास बस 48% बच गया, जो अनफेयर होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारे देश में 50% ही रिजर्वेशन, यानी पूरे कैटेगरी को मिला लेते हैं तो बस केवल 50% ही हमारे देश में लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। यानी हमारे देश की अगर जितनी आबादी और जितने लोग हैं उसके 50% लोगों को रिजर्वेशन आज भी मिलता है। बट पहले जब सर्वे किया गया तो टोटल कितना परसेंट आ रहा था? 52। इसको क्लासिफाइड करके 50% किया गया। अब बता रहा है कि 27% तो किसको रिजर्वेशन मिल रहा है? 27% किसको रिजर्वेशन मिल रहा है? ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लास को। किस आधार पे? सोशल और एजुकेशनल आधार पे, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं। और ये सबसे पहले ओबीसी का पहला कमेटी बना 1953 में, काका साहेब कालेकर कमेटी। भारत सरकार का आजादी के बाद से पहला कमेटी बना अदर बैकवर्ड क्लास का, इसका नाम है काका साहेब कालेकर कमेटी। काका साहेब कालेकर कमेटी जो कहा कि भैया 52% से ज्यादा रिजर्वेशन देनी पड़ेगी, बट इनके रिपोर्ट को नहीं माना गया। फिर एक नया कमेटी बनाया गया 1980 में, मंडल कमीशन। बीपी मंडल उस समय चेयरमैन थे, उनके टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे बनाया गया। वो कहते कि ठीक है 50% दी जाएगी, बट उस समय इनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। फिर जाके 1992 में जो है, सॉरी 1987 के टाइम पे जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, क्या नाम था? वीपी सिंह। उन्होंने बीइंग अ राजपूत, बीइंग अ फॉरवर्ड क्लास, एक फॉरवर्ड क्लास के प्राइम मिनिस्टर थे वो जाति के आधार पे, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है इनको रिजर्वेशन देना। और उन्होंने क्या किया? ये 27% रिजर्वेशन उस समय लागू करने की बात की थी, जो सरकार बाद में 2000 में जो है ये लागू कर दी। और 27% रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल जॉब में देता है। स्टेट गवर्नमेंट अभी तक, स्टेट गवर्नमेंट अपना देता है स्टेट जॉब में, बट ये जितना भी रिजर्वेशन बढ़ा रहे सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार केंद्रीय जॉब में
ओबीसी वाले को कितना रिजर्वेशन देता है? 27%। समझ में आया किस आधार पे मिला? ये भी समझ में आया। कैसे मिला ये भी समझ में आया। अब बात करते हैं ये एससी को क्या होता है। एससी का मतलब है शेड्यूल कास्ट, इसको हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति। क्या होता है अनुसूचित जाति? शेड्यूल कास्ट वे लोग होते थे जिनको पहले कहा जाता था दलित। शेड्यूल कास्ट वो लोग होते थे जिनको कहा जाता था अनटचेबल, मतलब जिनको कोई अछूत कहते थे, छूना भी या उनका परछाई भी अगर लग जाता था तो लोग पाप अपने आप को समझते थे। इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर जिन्होंने सबसे पहले फाइट किया। बी आर अंबेडकर से भी पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ज्योतिबा फुले, जो खुद दलित थे, और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने जो पहला फर्स्ट दलित फीमेल टीचर बनी, और उन्होंने दलितों को और खास तौर पर लड़कियों को पढ़ाने का सबसे बड़ा काम किया, इसलिए फर्स्ट टीचर कहा जाता है सावित्रीबाई फुले को। और ये दोनों सोशल रिफॉर्मर थे और दोनों दलित से थे, और दलित समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या किए थे? रोल निभाए थे। और तब जाकर बी आर अम्बेडकर आए तो इन्होंने इन बातों को लेकर लीड किया। उनको खुद तक पढ़ने नहीं दिया गया बी आर अम्बेडकर को स्कूल में। जब यहाँ पे पढ़ने नहीं दिया गया तो हायर एजुकेशन लेने के लिए जो है ये कैलिफोर्निया गया। कैलिफोर्निया से फिर वहां पे पढ़े, वहां पे मास्टर किए पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, फिलॉसफी में। फिर वहां से जो है वो लंदन गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाके वहां पे लॉ का डिग्री करते, मास्टर करते, पीएचडी करते, फिर पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस, पीएचडी इन फिलॉसफी, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स। फिर वहां से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते, फिर भारत में आते, और भारत में आते एक बहुत बड़ा पोस्ट मिलता है। पद पे थे, उनकी काबिलियत पे उनको पोस्ट मिली थी, लेकिन जिस पद पे थे उनका पियोन जो कि ब्राह्मण था वो फाइल फेंक के देता था, इनको कभी हाथ में नहीं देता था। इतना बड़ा इंसान को भी, बट इस कास्ट के आधार पे बचे नहीं। कास्ट के आधार पे यह बोला गया कि आप मेरे पोजीशन में और रैंक में बड़े हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक पोजीशन में आप मेरे से छोटे हो और हम आपको हाथ में नहीं दे सकते। तब जाकर लड़ाई किए थे गांधी के साथ में, उनका लड़ाई हो गया था इस बात को लेकर, जिसको बाद में पूना पैक्ट के माध्यम से सुलझाया गया, है ना। तो ये वो व्यक्ति थे, ये वो समाज के लोग हैं जिनको हमेशा से ही डिप्राइव्ड कहा गया, इनको डिप्रेस्ड क्लास कहा गया था, इनको अछूत, इनको कहा जाता था इनका काम तो क्या, ये पैदा ही लिए हैं हमारे समाज के सबसे नीच काम करने वाले। जितने भी देखोगे नाली साफ जो करते, कचरा उठाते, जो है जो मांस काटते हैं और जो अंतिम संस्कार करते हैं, इससे जुड़े हुए थे। और समाज में इस आधार पर इनको कुछ भी अधिकार नहीं था। सोशल समाज में रहने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, हर चीज के लिए लड़ाई करते और लंबे समय तक संघर्ष होता है। तब जो मतलब अनटचेबल्स होता है, यही कारण है कि इनको जो है रिजर्वेशन दी गई। भैया इन कैटेगरी को रिजर्वेशन देना बहुत जरूरी है ताकि इनकी समाज में एक ये हो, कैपेबल बने। इनको कितना परसेंट दिया गया? एससी को 15%, क्योंकि इनकी संख्या कम थी। संख्या के आधार पर डिसाइड किया गया, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हकदारी। तो 15% दी गई इनको रिजर्वेशन, है ना। 15% इनको रिजर्वेशन दिया गया। अब देखो इसके, और यहां पे देखो ये आर्टिकल 16 में बात कर रहे हैं ना, आर्टिकल 17 में एक लॉ लाया गया, यानी हमारा आर्टिकल 17 भारत का संविधान क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अब कोई अछूत और छुआछूत अगर किया, भेदभाव किया, बहुत मार खाएगा, क्योंकि ये हमारे देश में से खत्म कर दिया गया कानूनी तौर पे। और यही कारण है कि एससी एसटी का लॉ इतना खतरनाक और कानून में इतना कानून बनाए गए इनके लिए, ताकि इनके समाज में इनके साथ कोई भी जो है वो पहले वाला माइंडसेट के साथ इनके साथ डिस्क्रिमिनेट ना करे। एससी एसटी एक्ट लाया गया। आज पूरा का पूरा अगर ये लोग जाकर कह दे, इस कम्युनिटी के लोग जाकर पुलिस स्टेशन में कह दे कि अमुक इंसान जो है मेरे को गाली दिया और मेरे जाति के आधार पर ऐसा बात किया है, वो सारे के सारे अंदर हो जाएंगे बिना एविडेंस के। कानून इतना खतरनाक है। देखो हमारे देश में एससी एसटी और वुमेन्स के लिए इतना हार्श और इतना टफ लॉ है कि अगर एक बार इंसान इसमें फंस जाता है तो बेल तो कभी जीवन में नहीं होगा, बिकॉज दिस ऑल आर नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल समझते हो, जिसमें कोई बेल नहीं होता है, और कॉग्निजिबल ऑफेंस है। कॉग्निजिबल का मतलब होता है सबसे घृणा वाला अपराध है, और अपराध का लोग खाली बोल दे कि मेरे को गाली दिया बस। हाँ, तो झूठ मूठ का मतलब कितना अंदर चला गया। झूठ मूठ का होता है 4-5 केस फॉल्स होता है, लेकिन रियलिटी इनके साथ होती है, तब तो जाके कानून बनाया ना, ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जाए, बचाया जाए। तीसरा, एसटी क्या है? ये अलग कम्युनिटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये ट्राइबल पीपल, इनको कहते हैं आदिवासी जनजाति।
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति कहा जाता था किसको? शेड्यूल्ड कास्ट को। इनको कहा जाता है आदिवासी जनजाति, ट्राइब्स होते हैं। ट्राइब्स का मतलब होता है जो बहुत लंबे समय से, पुराने समय में से जंगलों में रहा करते थे, रिमोट एरिया में रहा करते थे, जंगल से कभी बाहर नहीं आते थे। वो आज भी अपना ट्रेडिशनल कल्चर और ट्रेडिशनल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आज वो ही पूरा एकदम हाथ में और एकदम पूरा मतलब क्या बोलेंगे, जितना भी नेचर के साथ कनेक्टेड रहते थे, अलग अलग जंगलों में रहा करते हैं, उनको, उन आदिवासियों को भी, जो कि पीछे से कभी ना स्कूल जाने थे, ना कुछ जाने थे, उनको समाज में उनकी भी स्थिति बनी, वो भी समाज में आगे बढ़े, वो भी कम्युनिटी के लोग का डेवलपमेंट हो, ट्राइब्स के लोगों को। तो इसके लिए भी हमारे सरकार में जो है 7.5% रिजर्वेशन इनको, क्योंकि इनकी संख्या सबसे कम है, तो इनको सबसे कम रिजर्वेशन दिया गया 7.5%। शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, इनको यहां पे कम्युनिटी में दिया गया। अब बात किया गया, अब आया एक बाद में अभी रिसेंटली दिया गया ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मतलब क्या होता है, ये बाद में किया गया। अब देखो यहां पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है मेनली ये आया जनरल वालों के लिए। देखो जनरल वाले हमारे देश में, जो जनरल वाले जिनको फॉरवर्ड कहा जाता है, जो सोशली भी मजबूत है, एजुकेशनली भी मजबूत है और इकोनॉमिकली भी ताकतवर है, हर तरीके से पैसे से भी जो है ठीक ठाक है। बट जनरल को तो कोई रिजर्वेशन हमारे देश में नहीं है। 50% इनको मिलता है, 50% के लिए इनका सीट रिजर्व रहता है, आप लड़ो। तो अब लड़ाई जनरल वाले को जनरल वालों से है और इनका इन लोग से है। पर यहां पे ईडब्ल्यूएस जो है अभी आया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये ईडब्ल्यूएस आया, याद रखना। 103 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 में भारत सरकार एक कानून लाया और कानून के तहत इन कैटेगरी को क्या दिया? रिजर्वेशन दिया। फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। कहा गया कि भैया अब कुछ लोग जनरल वाले से आवाज उठाने लगे कि भाई हम तो खाली नामे के खाली बड़ा जाति का है, काम का कौन बड़ा जाति का नहीं है, इकोनॉमिकली बहुत वीक है। देखो जाति का मतलब ये सारे, देखो सारा जाति चलो मान लेते हैं कि सब फॉरवर्ड है, जनरल है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि सबके सब इकोनॉमिकली कैपेबल है। तो बात ऐसा आने लगा कि कुछ बड़े जाति के हैं, फॉरवर्ड कास्ट के हैं, ब्राह्मण राजपूत हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है। इकोनॉमिकली दे आर इनकैपेबल, और तो इनकैपेबल है तो इस कारण वो कुछ नहीं कर पाते, अपने बेटा अपने जो लोग को पढ़ा नहीं पाते, तो उनके साथ भी तो डिप्राइव हो रहा है ना, उनके साथ भी डिप्राइवेशन हो रहा है, जो इकोनॉमिकली उनका कंडीशन ठीक नहीं। तो ईडब्ल्यूएस में कहा गया कि ये केवल जनरल के लिए है, जिनको रिजर्वेशन मिलता है उनके लिए नहीं है, ये जनरल में उस लोगों को है और उन लोगों का है जो जनरल कास्ट से तो आते हैं लेकिन वो इकोनॉमिकली बहुत पिछड़े हुए हैं। तो जिनका 8 लाख सैलरी से फैमिली इनकम क्या एनुअल इनकम कम है, the person who belongs to the forward caste, that means the Brahman and Kshatriya caste, but the annual family or the income of annual family is below the 8 lakhs, they will get the reservation from the government. और they will get how many reservation? ये इस एक्ट के द्वारा, सॉरी 715 इनको दिया गया और इनको दिया गया 10% रिजर्वेशन। और किसमें रिजर्वेशन दिया गया? बोला गया हर चीज में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा आपको। अरे आप इकोनॉमिकली ना वीक हो, एजुकेशनली तो स्ट्रॉन्ग हो, शिक्षित तो हो ही, तो हम आपको क्या देंगे? इकोनॉमिकली वीक हो तो चलो हम आपका अगर बेटा का कहीं आईआईटी हो, बड़ा बड़ा आईआईटी हो, आईआईएम हो, यहां पे अगर आपका बेटा क्वालिफाइड किया है तो अपना एजुकेशन पे क्वालिफाई किया, बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन वो पैसा नहीं भर पा रहा सारा, बट आप नहीं पढ़ा पा रहे हो, तो आप तो इकोनॉमिकली हेल्प चाहते हो ना सरकार से। सरकार आपको चलो मान लो अगर वहां पे 1000 रुपया मतलब 10 अगर 1 लाख रुपया लग रहा है तो सरकार उसका 10% क्या करेगा? सरकार आपको सहायता कर देगा। हो गया ये रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस। अच्छा काम किया यहाँ पे सरकार। अब देखो क्लियर है यहाँ पे। अब देखो 27%, 15% और 7%, कितना परसेंट हो गया? 27 और 15, 27 10 37 5 कितना हुआ? 42 और उसके बाद 7 49.5, बोले ना 50 से कम कितना रिजर्वेशन मिलता है? 49.5% हमारे देश में रिजर्वेशन मिलता है। किसको कितना मिलता है पता है? किस आधार पर मिलता है? कितना पता? अब ध्यान दो,
अब देखो यहां पे बोला गया भाई सबको तो आप दे दिए, लेकिन वुमेन, देखो ये सब रिजर्वेशन तो देखा गया इक्वल अपॉर्चुनिटी हर जगह। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी खाली एजुकेशन में और इकोनॉमी में थोड़ी होता है, हर जगह इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। हमारे यही बात किया, आर्टिकल 16 भले ही कहता है, लेकिन हर जगह सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो इसके लिए वुमेन्स को क्या किया गया, एक लॉ लाया गया 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि दोनों ही आया 1992 में, और इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया। देखो यहाँ पे कौन सा रिजर्वेशन का बात करें, पॉलिटिकल, यानी बोला गया हर जगह खाली नेता पुरुष से जाएगा तो पुरुष का ही बात चलेगा। वुमेन्स का कंडीशन कौन जानेगा, वुमेन्स के बारे में कौन कानून लाएगा, वुमेन्स के बारे में अगर कोई कानून आए तो वुमेन्स से बेहतर कौन जान सकता है उस सब्जेक्ट को, जो वुमेन्स का सब्जेक्ट है। तो हमारा देश में केवल मेल डोमिनेट लोगों का ही थोड़ी शासन चलेगा। देश की सरकार में जो लोग बैठे हुए कितने वुमेन्स हैं, पर देश तो वुमेन्स और मैन दोनों से मिलकर बना हुआ, तो सरकार और हर जगह भी जो है मेल और फीमेल दोनों होना चाहिए, पर इनको जगह नहीं दी जाती है। क्यों डिप्राइव किया जाता है कि इन लोगों के लिए सब नहीं बना है, बोले काहे नहीं बना है, देश सबके लिए ये लोग भी जा सकती हैं। तो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट, 73rd में पंचायत एरिया में और 74th के अकॉर्डिंग म्युनिसिपैलिटी एरिया में जो औरतें हैं उनको 33.5% रिजर्वेशन दिया गया कि उनका सीट रिजर्व्ड रहेगा। अगर 100 सीट पे अगर इलेक्शन हो रहा है तो 33 गो सीट जो है वुमेन्स के लिए पर्सनली रिजर्व्ड रहेगा, उस सीट पे वुमेन्स ही खड़ा होंगे। एक बड़ा अच्छा काम किया गया ताकि वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन भी म्युनिसिपैलिटी और पंचायत में हो। तो ये तो 73rd 78 म्युनिसिपैलिटी और पंचायत, यानी पंचायत एरिया और म्युनिसिपैलिटी, रिसरा श्रीरामपुर रिसरा अलग अलग जगह पे सीट रिजर्व है। तीन बार 2023 में एक सरकार बिल लाया वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, और इसमें ही बार सरकार बोला कि भैया खाली पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में ही क्यों उनको रिजर्वेशन मिलेगा, रिजर्वेशन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में मिलना चाहिए। स्टेट का जहां पे कानून बनता है, स्टेट गवर्नमेंट, और जहां पे पूरे देश के लिए कानून बनता है उनको भी वहां पे पहुंचना चाहिए। एमपी एमएलए भी जो है उनका सीट रिजर्व होना चाहिए, तब तो जाकर वो देश के लिए कानून में भी उनका सहयोगिता रहेगा, भागीदारी रहेगी, और स्टेट का कानून बनेगा तो वहां पे भी भागीदारी रहेगी। तब तो कहा जाएगा हाँ वुमेन्स, मतलब ये जो गवर्नमेंट है फ्रेंडली, जेंडर फ्रेंडली गवर्नमेंट है ना, दोनों जेंडर से बना है। तो 2023 में सरकार लाया बिल, और सरकार बिल लाकर क्या किया, यहां पे भी 33.5% रिजर्वेशन सीट फिक्स कर दिया। कहां पे, पार्लियामेंट्री सीट पे और स्टेट लेजिस्लेटिव सीट में। यानी स्टेट लेजिस्लेचर में एमएलए में जब इलेक्शन होगा एमएलए का, तो वहां पे भी 33.5% उस स्टेट में जितना सीट होगा उसका 33.5% रिजर्व रहेगा वुमेन्स के लिए। और पार्लियामेंट में यानी एमपी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनमें भी 33.5% सीट रिजर्व है। बाद में एक और चेंजेस हुआ, ये सब खत्म, लास्ट एक बता रहे ये क्या है। अब जैसे से सारा रिजर्वेशन मिलता गया, अब रिजर्वेशन में होता क्या है, जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है, अब देखो रिजर्वेशन में होता क्या है, जनरल वाले का 100 सीट है 50 फिक्स, तो जनरल वाले में लड़ाई कर रहे हैं, अरे पहले भैया आपका कटअप जाता था 80, अभी कटअप जा रहा है 90, लेकिन आपका सीट तो फिक्स है 50 में 50, 100 में 50 सीट आपका रिजर्व है। अब आप फाइट करो 50 सीट के लिए, है ना, थोड़ा आपके लिए थोड़ा कंपटीशन टफ हो गया। ठीक है, आप जब 2500 वर्ष से पढ़ रहे हो तो आप 5 मार्क्स ज्यादा लाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आज तक स्कूल नहीं गया उसका 1 मार्क्स पास होना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो बोला गया कि जो ओबीसी वाले हैं, जो एससी वाले हैं, जो एसटी वाले हैं, उनका सीट रिजर्व रहेगा। तो मान लो अगर इनका सीट 50 में है तो 50 में इनका 25 है, इनका 15 है, इनका 5 है, और ऐसा ऐसा है, तो 25 को ओबीसी के लिए जो सीट रिजर्व है उसमें ओबीसी वाला ओबीसी के लिए लड़ाई करेगा, लेकिन ओबीसी का ही वो सीट मिलेगा। तो जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं ये 25 सीट पे क्या करेंगे, सारा भाग लेंगे, जो उनमें से ताकतवर है वो उनके कैटेगरी में जो सबसे अच्छा पड़ेगा उनको जॉब होगा, ताकि उनके अंदर भी कंपटीशन की भावना है, पढ़ेंगे। और एससी वाले से लड़ाई करेंगे, एसटी वाले से लड़ाई करेंगे। इस तरीके से सारा कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा, इक्वालिटी आएगा। अरे नहीं, हम एक सीट बता रहे हैं, ऐसे तो रिजर्वेशन बता है तुमको। अब यहाँ पे दिक्कत आया क्या, अब बोला जा रहा है दिक्कत कि भैया
सुप्रीम कोर्ट एक और लेयर निकाला, इसको कहते हैं क्रीमी लेयर। क्या लेयर निकाला? क्रीमी लेयर। क्या होता है क्रीमी लेयर? ये बोला कि भाई ओबीसी को तो 27% हम लोग रिजर्वेशन दिए हैं, और ये लोग भैया 27% रिजर्वेशन इतने दिनों से मिल रहा है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, और सब सारा अपोज भी कर रहा है कि भैया अब तो कैपेबल होगा, तो ज्यादा जॉब मिलने लगे हम लोग को, बाप जॉब कर रहा है, बेटा जॉब कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, और सब रिजर्वेशन। बोले भाई रिजर्वेशन इसके लिए तो नहीं बनाया कि पूरा घर भर दो, ऐसा थोड़ी बनाया गया। तो क्रीमी लेयर में बात ये उठने लगा, तो ये तो मिसयूज है रिजर्वेशन का, गलत फायदा उठाया जा रहा है। जब वो कैपेबल है, और कैपेबल होने के बाद भी रिजर्वेशन, यानी आप एक्स्ट्रा कैपेबल हो जाते हो। हम एजुकेटेड हैं, हम जानते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, ऊपर से हमको बोला कि आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, उसके बावजूद में इस कैटेगरी में आते हैं, तो फिर भी 27% रिजर्वेशन, ना पढ़ेंगे तब वो हंसते खसते निकाल लेंगे, मेरा सीट कोई नहीं छुएगा। नहीं समझी? तो यहां पे कहने का मतलब होता है, तो सुप्रीम कोर्ट बोला ये तो गलत बात है भाई, एक जनरेशन को मिल रहा है तो सभी जनरेशन को, कि उसका बाप को, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये का। तो बोला यही तो गलत है। तो इसमें क्रीमी लेयर में किससे कैटेगराइज किया गया? ओबीसी। ध्यान देना, बोला गया द पीपल हु बिलोंग्स टू द ओबीसी बट दे आर सोशली एंड एजुकेशनली कैपेबल। नाउ अब उनको इतना रिजर्वेशन मिल गया है क्योंकि जनरेशन में किसी को जॉब हो गया, घर में परिवार में जॉब हो गया, और कैपेबल हो गए, मतलब इस सिचुएशन में आ गए हैं कि अब उनको रिजर्वेशन ना भी दी जाए ना, तब भी एग्जाम क्या कर सकते हैं? क्रैक कर सकते हैं, और वो खुद भी कैपेबल है हर चीज को करने में। तो बोला कि उनको क्या जरूरत है? जिनको जरूरत के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया, बट जिनको जरूरत नहीं है तो इसका फायदा उठाएगा। रिजर्वेशन देने का एक मोटो था पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं जनरल वालों के साथ, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, समाज को इक्वल करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। वो चोरी नहीं होता है जिससे कि किसी इंसान का जान बच जाता है और किसी का भला हो जाता है, वही बात यहां पे भी है। वो रिजर्वेशन गलत नहीं होता है, जो रिजर्वेशन एक समाज के तबके के लोगों को जो है समाज के समान लाने के लिए किया जा रहा है। तो ओबीसी में कहा गया कि जो क्रिमिनल लेयर में, यानी जो जज हैं, जो लॉयर हैं, जो एडवोकेट है, जो डॉक्टर है, जो प्रेसिडेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो गवर्नर है, यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं और बहुत बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उस कास्ट से, उस कैटेगरी से उनको नहीं मिलेगा रिजर्वेशन। यानी एक व्यक्ति जो ऑलरेडी जज बन गया ये, तो उनकी जनरेशन, उनके आने वाले जनरेशन को क्या नहीं मिलेगा? रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। यानी दोज हु बिकम द कैपेबल, they will not given any kind of support from the government। और अभी बात किया जा रहा है रिजर्वेशन हटा दो। तो अब बात यहां पे क्वेश्चन आता है, क्या वो तमाम कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी को रिजर्वेशन इस आधार पर दिया गया था कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, बैकवर्ड है, पिछड़े हैं इकोनॉमिकली, तो क्या वो इस सिचुएशन में आ गए हैं कि अब वो इक्वल हो गए हैं? 4 लोग को देखकर आप नहीं कह सकते, क्योंकि 4 लोग को नहीं मिला है, पूरे देश में लोगों को मिला है। तो सरकार को एक सर्वे बैठाना पड़ेगा, एक सरकार को एक सर्वे करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि ओबीसी कितना एडुकेटेड हुए, वो कितना एडुकेटेड हुआ, वो कितना डेवलपमेंट हुआ। उस आधार पे जो आएगा सर्वे, डेटा आएगा, उस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। हम बातचीत कर सकते हो, अलग बात है। 4 लोग को देख सकते हो, 4 लोग को देखकर बोले यार हम लोग तो बहुत आगे बढ़ गए। 4 लोग को देख के नहीं होता है भाई, ये पूरा देश के सारे लोग को, यानी जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं सबको रिजर्वेशन मिलते हैं। 4 लोग को आप कैसे देख के अंदाजा लगा सकते हो कि सब डेवलप्ड है ना? तो ये तो गलत है। तो वही बात है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि हटना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि वो आज इस सिचुएशन में आ गए हैं कि अब उनको नहीं भी देने से जो है वो अपना सारा, उनको समाज में सब कुछ वो कैपेबल हो जाएंगे करने की। तो अगर कैपेबल हो गए सारे कम्युनिटी जिनको रिजर्वेशन मिलता है तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कैपेबल नहीं है तो अभी हटाने की जरूरत है। बट अब हो गया है रिजर्वेशन पे पॉलिटिक्स। अब जो कैटेगरी एक पार्टी को वोट देता है वो कभी नहीं चाहता है कि रिजर्वेशन हटे, क्योंकि अगर वो रिजर्वेशन हटा देगा तो उस पार्टी को वोट मिलना बंद हो जाएगा, है ना? ये भी एक दिक्कत है। और सरकार का भी ये है, अगर हम हटा दे तो फिर हमको वोट नहीं मिलेगा। तो इस सिचुएशन अब केवल लोगों तक नहीं रह गया, वोट तक चला गया। तो रिजर्वेशन वोट को लेने के लिए नहीं दिया गया था, उनको काबिल बनाने के लिए दिया गया, बट अब उनके आधार पर वोट हो रहा है। ये गलत बात है।
समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा हम लोग का रिजर्वेशन का बात रहा। कुछ चीजें बची है, थोड़ी सी चीज अगला दिन बता रहे हैं, मोटा मोटी चीज हम तुम लोग को बता दे जो हमारे देश में होता है। थैंक यू।